नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मणिपुर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाल कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार को बताया आम जन से धोखाधड़ी करने वाली सरकार। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने किया आईजीएनटी, जीडीसी और जीरो हेड का निरीक्षण। भारतीय खाद्य निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी एफसीआई की उपलब्धियों बारे जानकारी। महावीर दल धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा में कथावाचक ने सुनाया शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग। और अब समाचार विस्तार से। मणिपुर हिंसा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर हिंसा और महिलाओं, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में जंक्शन के अग्रसेन भवन से शुरू हुआ पैदल मार्च जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट गेट के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तत्पश्चात राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गयी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की किसान, युवा व अन्य देश विरोधी नीतियों से हर वर्ग तरसता है। मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष, महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बढ़ते अत्याचार को रोकने में भाजपा की डबल इंजन सरकार विफल रही है। 2 महीने से अधिक समय से मणिपुर में जातीय हिंसा जारी है, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर होकर पलायन करने को मजबूर हुए हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी और दुष्कर्म के विभत्स अपराध होना देश के सामने उजागर हुए हैं। आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही। प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि 3 मई से मणिपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ हो रहे घिनौने कार्य से आज पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया। केंद्र सरकार मणिपुर की घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। म्यांमार के 718 नागरिक बिना स्वीकृति के मणिपुर में घुस गए। इस तरह की घटनाओं से मणिपुर के साथ साथ पूरे देश को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रही है। राष्ट्रपति से मांग की गई है कि इन सरकारों को सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिए जाएं। नोहर विधायक अमित चाचान ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है, दूसरी तरफ मणिपुर में हो रही घटनाओं से मानवता शर्मसार हो रही है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री इन घटनाओं पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। पूरा विपक्ष चाहता है कि दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बहस हो, लेकिन प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ आज पूरे राजस्थान का कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। पैदल मार्च में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पीसीसी प्रभारी रमेश महिंद्रा, सोहन डील, शरवण तंवर, लीलाधर पारिक, विजेंद्र साई, प्रमोद सोनी, निरंजन नायक, अब्दुल हाफिज, राजेश टोडा, ओम सोनी, रोहित स्वामी, देवकर्ण मेघवाल, कमला अठवाल, बलबीर सिंह सिद्धू, परवीना मेघवाल, गुरमीत सिंह, साबराम बिश्नोई, महेंद्र सिंह बराड़, प्रेम राज नायक, दयानंद बेरवाल, सुधीर गोदारा, अश्विनी पारिक, डॉक्टर बीके चावला सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 मई से मणिपुर के अंदर विभत्स घटनाएं हो रही है और 4 मई को वहां 2 महिलाओं के साथ को नग्न करके और उनके साथ बलात्कार किया गया। उनके पिताजी को मार दिया गया। एक मिलिट्री के अंदर रिटायर्ड फौजी था, उसको उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और वो दोनों महिलाएं इतनी सदमे में है कि किसी से मिलने की स्थिति में नहीं। 4 मई को ये घटना होती है। 18 मई को इन महिलाओं के साथ एफआईआर कराने के लिए थाने में एप्लीकेशन दी जाती है। 18 मई से 26 जून तक वो एप्लीकेशन विभिन्न थानों में क्षेत्राधिकार के चक्कर में घूमती रही और 20 जुलाई को इन घटनाओं का एक ट्विटर पे वीडियो अपलोड हुआ। उसके बाद मजबूरी में जब वो वीडियो वायरल हो गया, 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना मौन तोड़ना पड़ा। मणिपुर में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है और आप दूसरी स्टेटों से कंपेयर करके उन मणिपुर की घटनाओं को दबाना चाहते हैं। मणिपुर वैसे भी सेंसिटिव प्रदेश है। मणिपुर के बगल में म्यांमार देश है और सारी तस्करी मणिपुर के थ्रू होती है। आज अखबार में पढ़ा होगा हमने, 718 म्यांमार नागरिक मणिपुर के अंदर बिना किसी अथॉरिटी के घुस गए। तो ये मणिपुर की घटनाओं के साथ साथ देश की सुरक्षा को भी खतरा है। तो आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में
पैदल मार्च करके राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया गया है और राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया गया है कि भाजपा की केंद्र सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार इन घटनाओं को रोकने में नाकामयाब रही है, तो आप उनको सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दें। राजस्थान के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा निर्देशानुसार मणिपुर में हो रहे महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ पूरे देश भर में आज केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। इसके तहत हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सुरेंद्र दादी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने पैदल मार्च करके कलेक्टर महोदया के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम उनको ज्ञापन सौंपा है कि जिस तरह से केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार जो एक तरफ तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ जो मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, इस तरह से हम सब ने देखा महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। पूरा विपक्ष चाहता है कि सदन के अंदर दोनों सदनों में राज्यसभा लोकसभा में इसकी बहस हो, उसके लिए वो तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कुछ बोले, उसके लिए वो तैयार नहीं है। ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ आज पूरे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं और जिला कलेक्टर महोदया को राष्ट्रपति नाम के साथ ज्ञापन दिया गया है कि मणिपुर की सरकार को भ्रष्ट उनको करते हुए वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाए। इसमें बीजेपी का दोहरा चित्र आम जनता के सामने आ चुका है कि किस तरह से भाजपा के नेता सिर्फ गठियाली और आंसू बहाते हैं, उनको आम जनता से जो दुख सुख में उनको किसी तरह का मतलब नहीं है। आज पूरा देश ही देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर की घटना घट रही है, लेकिन उस पर न तो राजस्थान की विधानसभा में न वो लोकसभा व राज्यसभा में भाजपा के कोई भी सांसद विधायक नेता एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाजपा द्वारा जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि लाल किताब राजस्थान सरकार के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। राजस्थान सरकार से हाल ही में बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल किताब को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार खरीद फरोख्त की और अपनी सरकार बचाने के लिए धनबल का प्रयोग किया। यह लाल किताब इस बात का सबूत है। इस लाल किताब में राज्य सरकार के काले कारनामों का हिसाब किताब है। जिस दिन लाल किताब बाजार में आएगी उस दिन यह कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह बात उन्होंने बुधवार को जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। पीलीभंगा विधायक मोची ने कहा कि जिले में पैदा हुए बाढ़ के हालातों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की गई। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण अपने स्तर पर बचाव कार्य कर रहे हैं। लोग तेल के लिए भटक रहे हैं। इसका जवाब हनुमानगढ़ की जनता 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देगी। जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। आज सरकार की विफलता के कारण जनता परेशान हो रही है। हालात अब नहीं सहेगा राजस्थान के हो गए हैं। इसी थीम पर भाजपा लगातार आंदोलन कर जनता की आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर कुछ किया है तो वह राजस्थान को भ्रष्टाचार, पेपर लीक, दुष्कर्म, दलितों पर अत्याचार, साइबर क्राइम के मामलों में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। सरकार की ओर से ऋण माफी का जो झूठा वायदा किया गया था, इससे बड़ा धोखा किसानों के साथ और कोई नहीं हो सकता। 5 साल में 10 लाख अपराध इस सरकार के कार्यकाल में हो चुके हैं, जो अपने आप में इस सरकार के लिए शर्मनाक आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि 7500 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई। 5 साल में 1,90,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़ गए हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। इस तरह से इस सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में इसलिए पहले नंबर पर आ गया है, क्योंकि सरकार के योजना भवन में करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ। 20,000 करोड़ रुपए का जनजीवन घोटाला हुआ है। तबादलों के लिए शिक्षकों को रिश्वत देनी पड़ रही है। यह बात खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। लंपी रोग से 12.5 लाख पशुओं की मौत हुई। गौ माता का पाप अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार को लगेगा। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर मात्र खोखली और थोथी योजनाएं मुख्यमंत्री ने की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संग्रिया विधायक गुरदीप शापिनी, जयपुर चलो अभियान के संयोजक विकास गुप्ता, जिला महामंत्री महावीर मेला, उपाध्यक्ष धर्मपाल सियाग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज राजस्थान में सरकार की विफलता को लेकर जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। और अब तो बस ये हो चुका है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान। अब नहीं सहेगा राजस्थान की थीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार जनता की बात कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है। आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं
विकास की बात करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर कुछ किया है तो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर आ गया है, राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पर आ गया है, बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर आ गया है, दलितों पर अत्याचार के मामले में 1 नंबर पे है, और प्रदेश के किसानों के साथ जो ऋण माफी का जो झूठा वादा करके ये सरकार सत्ता में आई थी, इससे बड़ा धोखा कोई किसानों के साथ हो नहीं सकता। इसके साथ साथ 5 साल के अंदर 10 लाख अपराध जो है वो इस सरकार के अंदर हुए हैं, जो अपने आप में इस सरकार के लिए शर्मनाक है। इसके साथ साथ सांप्रदायिक दंगे जो राजस्थान के अंदर वो 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ाने का काम अगर राजस्थान में किया है किसी ने, तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे इसलिए आ गया कि सरकार के योजना भवन में करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का जल जीवन घोटाला हुआ है, और पीपल खूंट में 1,000 करोड़ रुपए की खान 5 करोड़ में बेचने का काम अगर किसने किया है तो इस राज्य सरकार ने किया है। साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पे पहुंच गया। 7500 निर्दोष नागरिकों की हत्या अगर कहीं पर हुई है तो वो इस राजस्थान में हुई। 5 साल में 1,90,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। राजस्थान में गैंगवार जो चरम सीमा पर है, और कर्जे में जो किसानों की जमीन नीलाम, करीब 19,000 किसानों की जमीन को नीलाम करने का काम अगर किसने किया है तो इस राजस्थान की सरकार ने किया है। फसल खराबे का कोई मुआवजा नहीं, किसान की बाजरे की फसल एमएसपी के नीचे बेचने पर मजबूर राजस्थान में, हरियाणा में हमारे से तेज बिक रही है। 5 साल में किसानों को मिलने वाली बिजली के दाम दुगने कर दिए, और लंपी वायरस से 12.5 लाख गौ माता प्रभावित हुई। ये गौ माता का पाप जो है वो अशोक गहलोत को और इस राजस्थान की सरकार को लगेगा। बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान, और 17 घटनाएं प्रतिदिन बलात्कार की राजस्थान में हो रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और देश में 22% बलात्कार के मामले देश के जो हुए हैं वो इस सरकार के अंदर हुए हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मेरे से पूर्व जिला अध्यक्ष ने आपको बता दिया किस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव है, किस प्रकार की माता और बहनों की इज्जत लूटी जाती है, तो किस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में ब्यूरोक्रेसी है, इन बारे में बताया। इन सब बातों को लेकर के विधानसभा में इस मतलब सरकार को खूब घेरा, और मुख्यमंत्री जी सदन में 5-6 दिन विधानसभा चली, मुख्यमंत्री एक दिन नहीं है, जवाबदेही मुख्यमंत्री अपनी समझता भी नहीं है। और जिस प्रकार से आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि लाल किताब, उस लाल किताब में वो ब्यौरा था जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत ने लगातार होटलों में राज करके किस प्रकार से खरीद फरोख्त की, और किस प्रकार से राज्यसभा के अंदर और अपनी सरकार बचाने के लिए धन बल के प्रयोग किया, उस बात का वो सबूत था। और वो सबूत हमने नहीं दिया, वो सबूत मुख्यमंत्री खुद ने दिया कि जब ईडी का छापा पड़ा था तब वहाँ ये लोग वो किताब लेकर के आए थे, और उसको माननीय पूर्व मंत्री महोदय गुड्डा जी उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसी के बाद उनके साथ तकरार बढ़ते गए, और ये बढ़ गए कि तब बात सदन में चली कि भी मणिपुर की बात आई, तब गुड्डा जी ने कहा आप मणिपुर की बात की ओर के लिए हो, आप राजस्थान की स्थिति के बारे में बताओ ना, यहाँ कौन सुरक्षित है, माता और बहनें, कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, आप राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं करते, आप राजस्थान के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं हो, और उसी बात को लेकर के उनको बर्खास्त करते। अब लाल किताब के अंदर आपको ही पता है जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब है, और वो लाल किताब खुलेगी, निश्चित बाजार में आएगी, और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस के ताबूत में वो खेल है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में पैसे इकट्ठे करके खरीद फरोख्त की, वो बात उस लाल किताब में है, और किस प्रकार से किन किन को कितने राशि उपलब्ध कराई वो उसकी लाल किताब में वो बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ, लाल किताब का जो है ये चुनाव तक चलेगा, और लाल किताब की जो बात
आई है वो एक एक मार्केट में आएगी, ये मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से गुड्डा जी जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं उसका सारा लेखा देखा उस लाल किताब में है। इनके तो जो कर्म किए हैं उस लाल किताब के अंदर है, और इनका जो कर्म वो ठीक है, इनके कर्मों में तो लाल किताब का फूटेगा, निश्चित फूटेगा 2023 में, और ये सरकार अलविदा होगी। अब इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हनुमानगढ़ जिले में बाढ़ आई है और बाढ़ में भयंकर स्थिति रूप लेती है। मैं लगातार तटों पर गया हूँ, बंदे पर गया हूँ और भी गए हूँ, पर मैं ठीक है प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ अपने स्तर पर राजस्थान सरकार की इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। और मैं और आदरणीय भाई साहब गुरदीप सिंह साहब दोनों हम बाढ़ मंत्री से मिले थे, तो उसके दिमाग में नहीं था कि वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है। जबकि मैंने उनको कहा कि 8,000 बीघा के लगभग भूमि जलमग्न हो गई, काफ़ी घर जो खेदासरी और गुरु सिंह के बीच में है, काफ़ी घर धाड़ियाँ पानी में गया, उसकी कोई सर्वे नहीं हुई है, उस फसल का कोई आंकलन नहीं हुआ है। पर आज मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि बाढ़ क्षेत्र के अंदर जो काम हो रहा है, या तो कलेक्टर अपनी सीएससी करवा रही है या फिर ग्रामीण अपने स्तर पर कर रहे हैं, पर राज्य की तरफ से एक पैसा नहीं है। वहाँ तेल के लिए लोग भटक रहे हैं, ये मेरा खुला आरोप है। लाल डेयरी की बात काफ़ी 3-4 महीनों से चल रही थी, और मंत्री जी का जो गुड्डा जी का बिगाड़ हुआ सीएम साहब से, वो भी डेयरी के कारण हुआ। पहले जब डेयरी उनसे पूछेगी तो उन्होंने कहा भी डेयरी मैंने जला दी। फिर इनका ज़्यादा विवाद बढ़ता गया, तो वो उसके बाद विधानसभा चल रही थी, चर्चा बिलों पे हो रही थी, और बीच में मणिकरण का वो एक मंत्री ने वो उठा दिया बीच में, उसके अंदर तकरार चल रही थी। गुड्डा जी अपनी सीट पर जाकर मणिपुर का, और उसके बाद गुड्डा जी ने ये उनको कहा भी मेरे क्षेत्र के अंदर घटना हुई थी ये महिलाओं पे, और मैंने बार बार सीएम साहब से कहा तो उनकी FR तक नहीं हुई। आप मणिपुर को छोड़कर आप अपने राज्य की बात करो। आपके राज्य के अंदर अपराध, महिला को जो अपराध है 1 नंबर पर है। उस कानून पे कार्रवाई उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनको पत्रकारों ने सवाल पूछे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं कल विधानसभा में सारी एक चीज रखूँगा। जबकि लोग विधानसभा में आए, मंत्री पद से हट चुके थे, वो जो उनको लोड सीट थी वो मंत्री पद की थी, उनको स्पीकर ने कोई सीट लोड नहीं की। वो सीधे स्पीकर साहब के पास गए, और स्पीकर साहब को उन्होंने डेयरी जो उनके पास हाथ में थी वो टेबल करने के लिए बोल रहे थे बार बार, जहाँ से झगड़ा चालू हुआ। और स्पीकर साहब उनको डेयरी टेबल नहीं करने दे रहे थे। अगर सरकार इतनी सच्ची थी तो डेयरी टेबल करानी नहीं चाहिए थी, बात समझ आ रही थी। दूध का दूध, पानी का पानी आज था सामने। डेयरी टेबल नहीं कराने के चक्कर में, और उसके बाद शांति धारीवाल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो वहाँ जितने इनके विधायक थे, मंत्री थे, वो गुड्डा जी के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया, और स्पीकर ने आदेश दे दिए मार्शल को इनको बाहर निकालो, और डेयरी छीनने की कोशिश की। आधी डेयरी जो गुड्डा जी बता रहे हैं, ये आधी डेयरी फटकी, आधी डेयरी मेरे पास सबूत हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई, सारी बात बताई है। उसके बाद अगर वो इतने सच्चे हैं, फिर उससे डर क्यों गए सरकार वाले, उसको कांग्रेस से निकाला क्यों गया, उस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उसके बाद कांग्रेस के सीएम साहब के प्रदेश अध्यक्ष का मुंह बंद क्यों है, उसको बर्खास्त करना चाहिए था, कांग्रेस से निकालना चाहिए था, क्यों निकाला उसको। कुछ ना कुछ दाल में काला है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान CP जोशी जी का, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब का, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी का, और सभी वरिष्ठ हमारे सभी विधायकगण, जिले के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जिला पदाधिकारीगण, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सबका मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ साथ जहाँ तक कार्यकारिणी वगैरह बनाने की बात है, प्रदेश से जो भी निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम, अगर निर्देश मिलेगा कार्यकारिणी को बदलने का, जो भी निर्देश मिलेगा वो हम सब बाद में जैसा भी निर्देश होगा उसका हम अक्षर से पालन करेंगे, और उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। पहले आप जब देखा है हमारे दोनों विधायकगण, सभी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, सभी चाहे वो धर्मेंद्र जी हों, गुरदीप जी हों, डॉक्टर राम प्रताप जी हों, कैलाश जी हों, द्रौपदी जी हों, सभी आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, अभी हमारे नगर मंडल अध्यक्ष टाउन के प्रदीप ऐरी जी को आपने देखा होगा, तो पूरी टीम, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता, यानी एक समाज सेवी संगठन है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है
तो किस प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक कर ठीकरी पहरा रात को घग्गर पे दिया। उन सब कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी जो हमें सिखाती है कि सेवा ही संगठन है, इस प्रकार के थीम पर काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो 28 तारीख को जैसा कि विकास जी ने बताया कि हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी पल्लू पधारेंगे और उनका बहुत ही भव्य स्वागत जिले की तरफ से हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पूरा संगठन, सभी हमारे जिले के पदाधिकारी, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसद, सब लोग हम मिलकर एक शानदार ऐतिहासिक स्वागत हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी का करेंगे। और आगामी जो भी कार्य योजना, जो भी व्यवस्था बनेगी उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाए। पद ग्रहण का कार्यक्रम है जिला मुख्यालय पे। कार्यकर्ता जितने भी आएंगे वो सभा संबोधन अध्यक्ष जी का होगा। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल आज एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने IGNP, GDC और जीरो हेड का निरीक्षण किया। आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल आज जिले के एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। शाम को उन्होंने यहां शेरगढ़ सेमनाला 98 RD, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 629 RD तथा घग्गर की जीरो हेड का निरीक्षण किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की एक बैठक भी ली। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आपदा में बेहतर प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की शलाघा की। उन्होंने कहा कि यदि बाढ़ के पानी को बेहतर योजना बनाकर डाइवर्ट नहीं किया जाता तो तबाही निश्चित थी। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण हम पंजाब और हरियाणा में देख सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ से आसपास का एरिया तो खराब हुआ ही है, इसके अलावा वहाँ की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब उन नहरों को ठीक करने और उनकी मरम्मत करने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हरिके बैराज से IGNP में आने वाले पानी को यदि डाइवर्ट नहीं किया जाता तो राजस्थान में भी तबाही मच सकती थी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बेहतर प्रबंधन की शलाघा करते हुए कहा कि उनकी दूरअंदेशी और सिंचाई की परख के कारण ही इस इलाके के लोग इस आपदा से बच सके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी दिन रात मेहनत करके इस आपदा से लगभग मुक्ति पा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे भी लगातार स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग के संपर्क में थे और दिन में 2-3 बार दूरभाष से बातचीत करके स्थिति पर निगरानी बनाए हुए थे। उन्होंने कहा कि छिटपुट घटनाओं में पानी टूटने से जो थोड़ी बहुत फसलें खराब हुई हैं, उसके लिए जिला प्रशासन को उनकी सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। सरकार नियमानुसार ऐसे किसानों को मुआवजा देगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 12 तारीख से लगभग करीब धीरे धीरे पानी बढ़ते बढ़ते यहाँ करीब 28,000 क्यूसेक पानी आया है, जो 23 साल के बाद आया है। ये जिस गेटों के पास अपने खड़े हैं, इससे पहले ये कभी गेट खुले नहीं थे। ऐसा कभी मौका नहीं आया था कि IGNP में पानी डालना पड़े। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन और जो सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर हैं अमरजीत जी और इनकी टीम, पूरा प्रशासन ने लग करके एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन आपस में करके और जो इन्होंने जबरदस्त व्यवस्थाएं की, मैं इनको पूर्ण रूप से बधाई देना चाहता हूँ। ये हकीकत है कि ये पानी आने के कारण हरिके बांध का पानी, क्योंकि अगर IGNP पीछे से पानी लेती तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ जिले को भारी नुकसान था। अभी भी जो मधु नगर जो गांव हैं, उन गांव में काफी पानी पड़ा है। 1000 बीघा जमीन है जो आज भी वहाँ जो है पानी भरा पड़ा है, जैसा मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया। लेकिन मैं प्रशासन को इस बात की बधाई देता हूँ कि रात और दिन, जैसा कि मुझे चीफ साहब ने बताया कि हम लोग रात को सोते तक नहीं थे और व्यवस्थाएं सारी देख रहे हो आप, कैंप लगा रखे हैं, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। और ये जो 28,000 क्यूसेक पानी पीछे से आया है, इसके कारण से आपको पता है हरियाणा और पंजाब में काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन मैं इनको बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। छोटे मोटे कैंप जरूर लगाने पड़े, एक तरह की आपदा थी, इन्होंने फेस किया इसको और बहुत कि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खाजवाला का विधायक हूँ। आगे अनूपगढ़ शाखा, करीब आगे काफी जिले में हमारे कई जिले जो है इस नहर के ऊपर ही पेयजल पर आधारित है। वहाँ पानी नहीं पहुँचने के कारण पेयजल की प्रॉब्लम आई, फसलों में नुकसान हुआ। लेकिन अगर वो ये व्यवस्था नहीं करते और हरिके बांध के पानी को नहीं रोकते तो वो करीब 10-12 हजार क्यूसेक पानी वो आता और प्लस ये पानी होता तो भारी नुकसान होता। अगर इसका डाइवर्जन भी नहीं करते गेट खोल के
तो भी ये 5,000 क्यूसेक पानी और बढ़ता तो 16 और 5 21,000 क्यूसेक पानी इस गग्गर बेड में जो चलता तो इससे भारी नुकसान हो सकता। इसके लिए मैं प्रशासन को पुनः बधाई देता हूँ और मैं यहाँ के लोगों को सबको बधाई देता हूँ। और मेरा आज आने का कारण ये था कि आपको भी पता है कि हमारी विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में बहुत जरूरी बिल थे जिसके अंदर विधायक बाहर रह नहीं सकते थे। मैं मीडिया में पढ़ता था, लेकिन मैं जिला कलेक्टर, चीफ साहब, इनके लगातार मैं संपर्क में हूँ। लगातार डेली की डेली मेरी इनसे जो है चर्चा होती थी, हर बात के बारे में चर्चा होती थी। मुझे एक एक बात का नॉलेज था कि भाई हरिके बांध का पानी क्यों रोका। अगर हरिके बांध का पानी ये लोग नहीं रोकते तो आईजन भी टूटने का डर था, और यदि ये गेटों से 4,000 क्यूसेक नहीं निकालते तो ये हमारी इंदिरा गांधी नहर तबाह हो सकती थी। हरियाणा में नहरें तबाह हुई है, पंजाब में नहरें तबाह हुई है। अगले 1 साल तक उनको ठीक करने में लगेगा, किसानों को भारी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ किसी तरह का नुकसान होगा नहीं, और जो हमारे फसलें डूब गई है और जो नुकसान हुआ है उनको कैंपों में हम रख रहे हैं, तो वहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, प्रशासन करेगा। आपदा के अंदर ये व्यवस्था भी है कि पशु चारे के लिए भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। यहाँ मेरे को पता लगा है कुछ व्यापारी है जो हरे चारे के लिए डोनेट करना चाहते हैं, पहले भी उन्होंने जो है सहयोग किया है। और दूसरी जो फसलें डूब गई है, मैंने जिला कलेक्टर साहब को कह दिया है, एज ए आपदा मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री मैं ही हूँ, तो हमने कह दिया है कि जितनी भी फसलें डूबी है इनकी गिरदावरी करा करके और आप जो है सारा भेजो, ताकि इनको जो SDRF नॉर्म्स के अनुसार जो हमें सहयोग करना है, केंद्र सरकार के जो नियम है उसके अनुरूप जो हमें सहयोग करना है वो करेंगे। और एक बीच में वो लग गया था डाइवर्जन कि जो फसल, जैसे हमारी जनवरी के अंदर सरसों की फसल खराब हो गई थी, तो केंद्र सरकार का एक नियम बन गया था कि या तो आपदा प्रबंधन में SDM नॉर्म्स में आदान अनुदान की राशि लो और या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लो। वो मैंने 13 जून को अमित शाह जी के साथ मीटिंग हमारी थी, क्योंकि वो डिजास्टर मिनिस्टर वो है केंद्रीय, स्टेट का मैं था। हमारे पूरे देश के जो है डिजास्टर मिनिस्टरों के साथ मीटिंग ली थी, उसमें मैंने जबरदस्त उठाया तो कल आदेश आ गया। आप चाहो तो आपको भी कापी दे दूंगा। वो अब राइडर हट गया, उस राइडर में ये हो गया कि आपको आपदा प्रबंधन में आपदा राशि भी मिलेगी और प्लस प्रधानमंत्री फसल बीमा की भी जो है राशि मिलेगी। अन्यथा पहले ये था कि दोनों में से आप एक लो, तो उसके अंदर 3 महीने हो गए। अब हमारे पूरे राजस्थान का जितना भी मुआवजा पड़ा है जो सरसों नष्ट हुई थी पाले के अंदर, वो हम 1 महीने के अंदर पूरे राजस्थान में सारा का सारा मुआवजा है सबकी भरपाई कर देंगे। मैंने जैसा कि कहा कि प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है, सतर्क रह किया है, इनकी पूरी मॉनिटरिंग है और जो सिंचाई विभाग के और पुलिस के इनका सहयोग मिला है, तो आप मान के चलिए कि 23 साल के बाद ही पहली बार मौका आया। अन्यथा हालत ये कि गग्गर ये कई बार तो पानी आता ही नहीं है, 5-7 साल पानी आया ही नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ कमी रही है, उसको ये दुरुस्त करेंगे। अब ये देखें, क्योंकि 23 साल के बाद ये पहली बार आया है इतना पानी, अन्यथा पानी इतना आता नहीं कभी। लेकिन अब ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ चूक हुई है तो उसका सुधार करेंगे और आगे के लिए भी ऐसा काम करेंगे हम लोग। जैसे कुछ गांव इंदिरा गांधी नहर के आसपास में काफी जो है दलदल हो गया है, उन चीजों के बारे में विचार करेंगे, फसल के बारे में विचार करेंगे। और जो बंधे कई लोगों ने लगा रखे हैं, जैसे ये बंधा नहीं टूटता तो ये गेट नहीं खुलते, उसी प्रकार मेरे थोड़ी जानकारी में आया है कि 158 के आसपास कुछ बंधे लगा रखे हैं, जिसके कारण भी नुकसान हो सकता था, लेकिन आज अपने नुकसान नहीं हुआ है। वो सारी चीजों की स्टडी चीफ साहब और कलेक्टर साहब करके और उसका हम लोग सुधार करेंगे, ताकि आने वाले समय में कैसी भी आपदा हो या कैसे भी अगर पानी अत्यधिक आए तो उसका भी हम लोग जो है समाधान कर सकते। बात आपकी ठीक है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि अभी हम जिस सड़क से आए हैं इसके ऊपर कांकड़ डालिए, रोड बन रही है। यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि पटड़े के ऊपर अगर हम चलेंगे बारिश के टाइम में, थोड़ी बारिश हो जाएगी तो फिसलने का डर रहता है, गाड़ी दबने का डर रहता है, आदमी कैसी भी घटना हो सकती है। तो इसके ऊपर भी विचार करेंगे कि आपदा प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं। कलेक्टर साहब, चीफ साहब से राय लेंगे। इस संबंध में मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि हम पटड़ों के बारे में भी ऐसा सोचें जिससे कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। भारतीय खाद्य निगम के टाउन स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने एफसी की उपलब्धियों बारे जानकारी दी।
टाउन स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एफसीआई श्रीगंगानगर मंडल प्रबंधक अभिजीत चौधरी ने प्रेस को एफसीआई की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में क्या क्या उपलब्धियां रही। उन्होंने कहा कि रबी खरीद सीजन 2023-24 के दौरान एफसीआई ने श्रीगंगानगर जिले में लगभग 2.6 लाख मीट्रिक टन गेहूं और हनुमानगढ़ जिले में लगभग 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर की। इसकी वजह से कुल 32,590 किसान लाभान्वित हुए। निगम ने इस साल खाद्य प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से संपूर्ण खरीद ऑनलाइन माध्यम से की ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों को मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि निगम की कार्यप्रणाली को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए संपूर्ण कार्य डिपो ऑनलाइन सिस्टम माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम के सभी डिपो की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है, जिससे कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर निगम के किसी भी डिपो की गतिविधि ऑनलाइन देख सकता है। बच्चों को पोषण युक्त आहार देने के लिए निगम द्वारा मिड डे मील योजना के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर एफसीआई के प्रबंधक श्री अवतार सिंह, पीडी गोठवाल, एमपी सिंह सहित निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारत सरकार के सौजन्य से जो खाद्य वितरण और एफसीआई के माध्यम से जो स्कीम चलाई जा रही है उनकी जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। तो इसमें पहले तो हम लोग गेहूँ खरीद से स्टार्ट करते हैं। गेहूँ खरीद जो है अप्रैल माह से लेकर के जून माह तक चली, जिसमें हनुमानगढ़ जिले में जो है 1,96,000 मीट्रिक टन के आसपास गेहूँ सरकारी खरीद की गई, जिसमें 13,000 किसानों को जो है लाभ पहुंचाया गया, जिसके माध्यम से लगभग 415 करोड़ रुपए की जो है किसानों को भुगतान की गई। इसके साथ साथ जो है पूरे अगर मंडल में देखा जाए तो 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं का सरकारी खरीद किया गया। और ये तो खरीद के बारे में हुई। इसके बाद हम लोग अगर सरकारी वितरण प्रणाली में जो हमारे यहाँ से गेहूं जाता है पीडीएस में, जिसको एनएफएसएस स्कीम भी कहा जाता है, जिसका नाम बदल करके अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कर दिया गया है। इस योजना में जो लाभार्थी हैं उनको मुफ्त में 5 किलो गेहूं जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें इस राजस्व जिले का आवंटन, मासिक आवंटन 5,000 मीट्रिक टन है और इसमें सालाना आवंटन 60,000 मीट्रिक टन होता है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पूरे राजस्व जिले में कई गोदाम हैं जहाँ से राज्य सरकार को गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, जो कि आगे वितरण इसका करती है। तो इसी जानकारी को देने के लिए और आपको एफसीआई की कार्यप्रणाली को बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। इस समस्या को लेकर के चूँकि ये उच्च स्तर का मामला है, तो इसको हम लोगों ने अपने हायर ऑफिसर्स को इसके बारे में बताया है, क्योंकि ये गोदाम लगभग 60,000 मीट्रिक टन का है, काफ़ी बड़ा है जैसा आप लोग देख रहे होंगे। तो इसको शिफ्ट करना और जो है इसको मूव करना यहाँ से काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, जिसके लिए हम लोगों ने आगे बता रखा है। वहाँ से कोई गाइडलाइन आते ही हम लोग जो है इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान द्वारा नवा गांव के फाटक के नजदीक से एक बालक को दस्तयाब किया गया है। बाल कल्याण समिति ने आज गांव नवा के पास एक बालक को दस्तयाब किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि आज प्रातः शहर के एक जागरूक नागरिक का उनके पास फोन आया। फोन में एक बालक के गांव नवा के फाटक के पास घूमते होने की जानकारी दी गई। इस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे से बातचीत करी तो बच्चा ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है। विजय सिंह के अनुसार बच्चा मम्मी पापा के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहा, इसलिए उसके परिजनों के बारे में पता लगाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रयास किए जा रहे हैं
जैसे ही उन्हें बच्चों के परिजनों का पता मिलता है उनको सूचित कर बच्चे को सुपुर्द किया जाएगा। विजय सिंह चौहान ने बताया कि इसके अलावा इस दौरान गांव नवा के पास स्थित एक होटल पर एक बच्चा बाल श्रम करते हुए पाया गया। इस पर उन्होंने होटल संचालक को बच्चे से बाल श्रम नहीं करवाने के लिए पाबंद किया। उन्होंने कहा कि होटल संचालक को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में बाल श्रम करवाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज एक शहर के जागरूक नागरिक द्वारा सुबह मेरे पास 8 साढ़े 8 बजे फोन आया था कि नवा रेलवे फाटक है, वहाँ पे एक करीब 10-11 वर्ष का जो बच्चा है वो वहाँ घूमता हुआ पाया गया है। तो उसको जो संबंधित जो गेटमैन है जिनकी वहाँ ड्यूटी थी उन्होंने उसको अपने पास बिठाया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने उनको कहा कि बच्चे को आप संभाल के रखें और कोई चाय वाय पिलाएं इसे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर मैं आज उस बच्चे के पास गया और बच्चे से जब बात करी तो वो अपना कुछ नाम बता नहीं पा रहा है और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो बच्चा MR बच्चा है, क्योंकि वो सिर्फ मम्मी पापा के अलावा कुछ बोल नहीं पा रहा है। और उसे आज हम रेस्क्यू करके आज हम सप्रेशन गृह में लाए हैं और जो आगे की कार्रवाई हम करेंगे। इसके साथ ही आज हम जब निरीक्षण पे निकले तो नवा फाटक के पास होटल है, वहाँ पे एक 10-12 वर्ष का बच्चा है, उससे बाल श्रम करवाया जा रहा था। चूंकि उसको पहले भी हमने रेस्क्यू किया था और वो जीजा के पास में है, तो आज उसको हमने सख्त लहज़ों से उसे आज कहा है कि आप ये आपका दूसरा चांस है, क्यों ना आप पे मुकदमा किया जाए। तो उन्होंने टिकट दिखाई है और कहा है कि मैं इस बच्चे को भेज रहा हूँ। तो आज उसको हमने एक बार अंतिम चेतावनी देकर उसे छोड़ा है कि आप बच्चों से इस तरह से बाल श्रम ना करवाएं। जिला रसद कार्यालय द्वारा बाढ़ पीड़ितों हेतु लगाए गए शिविरों में रसद पहुंचाने का क्रम जारी है। जिले के रसद विभाग द्वारा शिविरों में रह रहे बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, चाय पानी आदि की व्यवस्था की गई। इसी श्रृंखला में आज छोले और पूड़ियों का वितरण भी किया गया। विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से DSO के नेतृत्व में विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा भिन्न शिविरों में भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसमें रसद विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि जिले के रावसर में भी बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन पैकेट सुबह शाम पैकिंग कर भिजवाए जा रहे हैं। इसके अलावा भोजन में पौष्टिकता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग की पूरी टीम विभिन्न सामाजिक संगठनों के तालमेल के साथ इस संकट काल में सेवा कार्य में जुटी है। उन्होंने कहा कि यह मानव सेवा का अवसर है और इसे पूरी तरह कर्तव्य परायणता से निभाया जा रहा है। इस मौके पर DSO विनोद डाल, इंस्पेक्टर मोहम्मद रहमान, नरेश शर्मा, पंकज गौड़, कृष्ण कुमार, विजय कौशिक, वकील चंद, भारत सिंह, सुखदेव सिंह, मनीष कौशिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज DSO विभाग की ओर से जो बाढ़ प्रभावित जो एरिया है उन शिविरों के अंदर भोजन के पैकेट लगभग 800 ये 5-7 दिन से तो मैं लगातार देख रहा हूँ ये भेजे जा रहे हैं। आज इसमें ये जो है पौष्टिक भोजन ये दिया जा रहा है और बहुत ही एक पवित्र भावना से और अच्छे स्तर पे ये भोजन तैयार हो रहा है। पौष्टिक भोजन है, ये सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है और किसी तरह की भोजन की ये कमी नहीं आ रही है। पूरी टीम समाज सेवी सभी लगे हुए हैं। अधिकारी कार्यालय की तरफ से बाढ़ राहत शिविर का जैसे टिब्बी के अंदर है, हमारे रावतसर के अंदर और बहलोल नगर, राहियावाड़ी, चक 42 के अंदर, श्रीनगर, यहाँ पे हम जहाँ पर भी बाढ़ राहत के लिए जो भी नज़दीकी उनके बाढ़ संभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को वहाँ पे ठहराया गया है। उनके लिए खाना की व्यवस्था 14 जुलाई से कंटिन्यू चल रही है। प्रतिदिन अच्छी गुणवत्ता युक्त उनको खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है सुबह शाम। और जो भी कार्मिक इस कार्य हेतु लगे हुए हैं, ड्यूटी के ऊपर लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था रखी गई है। आज भोजन के अंदर हमने आलू छोले की सब्जी और पूड़ी की व्यवस्था की। जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में कारगिल दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। जंक्शन के सरस्वती कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याताओं तथा समय सेविकाओं ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के वीर सैनिक की शहादत को याद किया गया। वक्ताओं ने वृक्षारोपण कर शहीदों के जीवन को इन वृक्षों के समान बताया, जो अपना सर्वस्व प्राणी मात्र के कल्याण के लिए न्यौछावर कर देते हैं। समय सेवक छात्राओं को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से पर्यावरण प्रेम की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा रक्षा कर्मियों का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन वीरों के कारण देश की अस्मत पर बुरी नजर रखने वाले दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी थी। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।
आज सरस्वती कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने, राष्ट्रीय सेवा सहित बच्चियों ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों के नाम जो उस समय हमारे सैनिक थे उनकी याद में वृक्षारोपण किए और कारगिल युवा महोत्सव के तहत इस दिवस को भी आज मनाया गया। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की जो वॉलेंटियर्स थी उन्होंने भाग लिया और हमारा स्टाफ जो था वो सारा इसमें पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग किया। टाउन स्थित सनातन धर्म महाविद्यालय धर्मशाला में चल रही शिव पुराण कथा में आज कथावाचक ने शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनाया। टाउन स्थित सनातन धर्म महाविद्यालय धर्मशाला में चल रही शिव पुराण महाकथा के 5वें दिन बुधवार को कथावाचक आरती विवेक ने शिव विवाह की कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही शिव में लीन हो जाना है। भगवान शंकर वैराग्य के देवता माने गए हैं, परंतु शिव ने विवाह कर संसार को ग्रस्ताश्रम में रहकर भी वैराग्य के योग धर्म का अनुसरण करने का तरीका बताया। कथावाचक ने कहा कि शिव परिवार में भगवान के वाहक नंदी, माँ पार्वती का शेर, गणेश जी का मूषक और कार्तिकेय का वाहन मोर है। शिव के गले में सर्प रहते हैं, जो सभी विपरीत विचारधारा के बीच सामंजस्य रखना ही शिव पुराण शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान के विवाह के वर्णन में मैना देवी व हिमालय राज की पुत्री के रूप में माँ पार्वती का जन्म लेना, प्रारंभिक काल में शिव की तपस्या करना, उसी दौरान तारकासुर के आतंक को खत्म करने के लिए शिव का तंद्रा को भंग करना, इससे भी इंसान को कई प्रेरणाएं मिलती हैं। संगीतमयी कथा के दौरान श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। पहले भस्म रमा के आए थे पर मैया पार्वती जी के परिवार वालों को अच्छे नहीं लगे। अब एकदम सुंदर बन करके आएंगे ना, तो यहाँ पर भगवान जैसे है वैसे ही बन करके आ गए। तो यहाँ पर भगवान की ये लीला हमें क्या शिक्षा देती है? तुलसीदास जी भाव देते हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, चाहे कहीं भी जाइए। कि कभी कभी हम गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो अपना ऐश्वर्य लेकर के जाते हैं, पर संत स्वभाव देखे। तुलसीदास जी कहते हैं इससे होगा तो जो बाराती आए हैं उनको तो भूख लगेगी। अब कहते महाराज ब्याह नहीं हुआ, सब गण जो है ना भगवान के भूत प्रेत वो सब पहले ही भोजन कर रहे हैं। अब परोसने वाले हिमाचल के जो दास दासियां है, अब ध्यान से देख रहे हैं, किसी के एक आंख है, किसी के आंख नहीं, और किसी के दो आंख है, किसी के बहुत सारी आंख है, किसी का पूरा शरीर ही आंखों से बना हुआ है। आज श्री सनातन धर्म महाविद्यालय मंदिर के प्रांगण में महाशिव पुराण की कथा, जो श्रावण मास अधिक मास होने के कारण संस्था द्वारा ये महाशिव पुराण की कथा आयोजन किया गया है। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि वो ज़्यादा तादाद में पहुँचकर महाकाल महाशिव जी महाराज की कथा अवश्य सुने। आज भारी भीड़ है क्योंकि आज शिव और पार्वती का विवाह की रस्म अदा होगी। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि वो ज़्यादा तादाद में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक महाशिव पुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।